अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन आज की वीडियो में हम MCQs करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसके बाद जो लेक्चर है वो डिलीवर करेंगे। तो आपने इसके MCQs पे गौर करना है। पहला जो MCQs तो है ये PTB की बुक है, जो इसका पेज नंबर है 218, चैप्टर नंबर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक सर्कल है, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ABC, विद AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 90। मतलब ये जो C वर्टेक्स है, इस पर एंगल कौन सा बन रहा है? 90। लिहाजा इस पॉइंट का नाम आपने C देना है। बाकी है आपके पास A और B है। आप चाहे तो A इधर ले लें या B इधर ले लें या B इधर ले लें, A इधर ले लें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। चलें, A आप इधर ले लें, B इधर ले लें, कोई बात नहीं। अगर आप B इधर लेना चाहते हैं, A इधर लेना चाहते हैं, इससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन C फिक्स है, क्योंकि C पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि एक सर्कल है जो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है। ओके, और AC 3 सेंटीमीटर है। A से C तक का जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एंड BC 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल मालूम करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमेशा बात याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, सुन रहे हैं? हाइपोटेन्यूज क्या है? मतलब ये एंगल 90 है, इसकी ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो सेंटर है, यानी उसका जो मिड पॉइंट है, वो इस सर्कल का सेंटर होगा। ये थ्योरी है, समझ रहे हैं बात को? हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा। या इस बात को यूं कह दीजिए कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इसके अंदर मौजूद राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरी कहती है। लिहाजा अगर मैं A से लेकर B तक की हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लूं और फिर उसको हाफ कर दूं, तो वो सर्कल का क्या कहलाएगा? रेडियस। O से लेकर B तक क्या है? रेडियस। तो हमने फाइंड करना है सर्कल का रेडियस। तो वो किसके बराबर होगा? OA के बराबर होगा या फिर किसके बराबर होगा? OB के बराबर। तो OA और OB क्या है? ये हाफ्स हैं डायमीटर के। अब A से लेकर B तक क्या है? डायमीटर है। और सर्कल का ये डायमीटर है, जबकि ट्राइएंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। और O क्या है? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब मैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC, इसमें पिथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। किसका? पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज AB। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। मतलब बेस क्या है हमारे पास? 3 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये बन गया आपका 25। ये आपका AB आया है। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर क्या लेंगे? अंडर रूट। तो मेजरमेंट AB कितना आ गया? 5।
अब ये ए बी पूरा डायमीटर आया है और हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस कितना है, ओ ए के बराबर, और ओ क्या है, दिस इज द हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी, यानी ए बी का हाफ है ओ ए। अब ए बी कितना है 5, तो 5 का हाफ कर दे, सो मेजरमेंट ओ ए कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज ही है, लेकिन आपने 2.5 पे इसको टिक कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। जी, सेकंड एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल स्टैंड ऑन द सेम आर्क ए बी देन। ये दूसरे नंबर का एमसीक्यूज है। एक एडजेसेंट फिगर है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और ये एक आपकी आर्क है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एंगल है और इसे कहते हैं दिस इज द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस माइनर आर्क, और इसी सेम आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल बनाएंगे या सर्कम एंगल बनाएंगे, वो ये होगा, ठीक है। ये जो आप एंगल देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सर्कम एंगल ऑफ द सेम आर्क ए बी। सर्कम एंगल वो होता है जिसका वर्टेक्स सेंटर से हट जाए और सर्कमफेरेंस पे आ जाए, उसे कौन सा एंगल कहते हैं, सर्कम एंगल, या दूसरा नाम इसका है इंस्क्राइब एंगल। दोनों एक ही एंगल के नाम है। अच्छा, अब उसने कहा कि ये एंगल 2 है और ये एंगल आपका 1 है, ये आपका पॉइंट सी है। तो रिलेशन बताएं, इस एंगल 1 का इस 2 के साथ क्या रिलेशन बनता है, क्या कंपैरिजन है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो इस सर्कम एंगल से डबल होता है, ट्वाइस होता है। अब यहां 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये इसकी क्वांटिटी 1 है, ये तो नेम रखे हुए हैं ना। एंगल 1 एक नेम है, एंगल 2 भी एक नेम है, यहां पर कुछ भी नाम रखा जा सकता है। आप इसका नाम रख लें, सपोज अल्फा रख लें, इसका नाम बीटा रख लें, तो अल्फा 2 होंगे तो वो बीटा के बराबर हो जाएगा। ये अल्फा कितने होंगे, 2 होंगे तो ये बीटा के बराबर होंगे। तो यानी जो बीटा होगा, ये जो एंगल होगा, ये उस अल्फा का क्या होगा, दुगना होगा, ट्वाइस होगा। और वैसे भी आपको पता भी चल रहा है, ये देखें, ये ज्यादा वाइड है, ज्यादा ओपन है, ये नैरो है। अब इसके लेग्स बड़ी हैं या इसके आर्म्स अगर लेंथी हैं तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। इसके आर्म का छोटे हैं, इसके आर्म बड़े हैं, तो आर्म पे डिपेंड नहीं करना, उनकी आपने विड्थ पे, उसकी चौड़ाई पे देखना है कि एंगल कौन ज्यादा वाइड है, वो बड़ा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है। ये कितना बड़ा है, इससे डबल बड़ा है। अगर ये 30 का एंगल है तो ये 60 का होगा, अगर ये 40 का है तो ये 80 का होगा। ये पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं। अच्छा, फिर एक और बात बता दूं, क्या वजह, क्योंकि ये सर्कम एंगल है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ले लूं ये सी पॉइंट, तो क्या होगा, मसलन फिर भी आर्क वही लेनी है आपने, सेम आर्क, इसके साथ मिला दें, इसके साथ मिला दें। अब ये एंगल भी कितना होगा, अगर बिल फर्ज ये 60 का है तो ये कितना होगा 30 का, ये भी कितना होगा 30 का। सर्कम एंगल हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि उनकी आर्क सामने वाली सेम है। तो जहां जहां पॉइंट लेते जाएंगे, यहां पर ए से और बी से उसको मिलाते जाएंगे, वो सर्कम एंगल बनता चला जाएगा। और अगर 60 एंगल यहां पे है तो वो 30 का बनता चला जाएगा, इक्वल इक्वल। समझ आ रही बात की। अच्छा, मैं यहां पॉइंट ले लेता हूं सी, मैं यहां पे एंगल बनाता हूं। अब बताएं, इस सी को किससे मिला दें, बी से, इस सी को किससे मिला दें, ए से। अब ये एंगल अगर 60 का तो ये कितना होगा 30 का होगा। समझ आ गई बात की। इस सर्कम एंगल पर देखें, सर्कम एंगल के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लें, वो इस 60 का क्या होगा, हाफ होगा सर्कम एंगल, वो एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे आए। अब समझ आ गई बात की। तो हम बेसिकली उसी स्टेप की जानब चलते हैं। असल में क्वेश्चन क्या था, अब मैं इस क्वेश्चन की जानब आता हूं, एमसीक्यूज की जानब आता हूं इन शॉर्ट, क्योंकि बात वाज़ेह हो चुकी है। ये एंगल सपोज आपका कितना था 1, ये 2 था जी 2, और ये कितना था 1। तो यहां पर हम कंपैरिजन क्या बनाएंगे कि मेजरमेंट एंगल 2 जो होगा
ये इस मेजरमेंट एंगल 1 का क्या होगा, ट्वाइस होगा, सॉरी क्या लिखेंगे, दिस इज द ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट एंगल 1, कि 1 को डबल कर देंगे वो मेजरमेंट एंगल 2 आ जाएगा। तो आपने टिक कर देना है इस ऑप्शन पे। ओके, कौन सी ऑप्शन बनती है ये, थर्ड ऑप्शन, अच्छा फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन बनती है। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जान जी। थर्ड नंबर पे जो हमारा एमसीक्यूज है उसकी जानब आते हैं। उसमें भी एक डायग्राम दी हुई है और ये एक सेंट्रल एंगल है, ठीक है जी, और दो एंगल बल्कि सरकम एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल सी दिया हुआ है, एक एंगल डी दिया हुआ है, और ये एंगल आपका 3 है जी, बल्कि थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं, ये आपका एंगल है जी, डी पे बन रहा है, एक सरकम एंगल आपका ये है और एक सरकम एंगल आपका ये बना हुआ है ये, ठीक है, और ये एंगल का नाम 2 है बुक पे, इस एंगल का नाम 1 है। अब यहां पर देखिए हमने कंपैरिजन करना है और एंगल 3 के बारे में बताता है कि एंगल 3 75 डिग्री का है। इसका मतलब ये एंगल 3 तो एक नेम यूज हुआ है, तो ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, 75 डिग्री। अच्छा, अब ये एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा ये हमने फाइंड किया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये सेंट्रल एंगल है, इसके करस्पॉन्ड इसका सरकम एंगल ये बनता है। अगर ये 75 है तो अब ये देखिए ये आर्क सेम है, इस ए बी आर का सेंट्रल एंगल 75 है, इस ए बी आर का सरकम एंगल उसका हाफ हो जाएगा, 35 का हाफ कितना बनेगा, 37.1/2, यानी 37.5। अच्छा, ये अब दूसरा सरकम एंगल ये जा रहा है आपका, अब ये अगर 75 है तो ये भी हाफ होगा, 37.5। तो अलबत्ता जहां पॉइंट भी ले लें इस सरकमफ्रेंस पे, उस पर जो ये ए और बी से एंगल बनेगा वो इस 75 का हाफ ही बनेगा, और वो सारे सरकम एंगल जो हैं इस सेंट्रल एंगल के हाफ होंगे और वो इक्वल होंगे। तो आपने ये जो पेयर है 37.5 पे टिक कर देना, ठीक है, इस ऑप्शन में। तो ये आपका तीसरा एमसीक्यूज है। चौथे एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चौथे नंबर का जो एमसीक्यूज है उसमें देखेंगे डायग्राम आपको गिवन होगी, ये आपको बनानी नहीं पड़ेगी, ये गिवन होगी। तो यहां पर देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, ये इसका डायमीटर और ये पॉइंट है, ये आपका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है x, सेंटर पॉइंट O है, ये एंगल आपका y है और ये एंगल आपका 25 डिग्री है। तो आप इसका कोई नाम रख लें, उसने नाम तो नहीं रखे, A B, इसका नाम C रख लें, इसका नाम D रख लें, बात को जरा वाज़े किए देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए सेम आर्क है, एक इसका ये एंगल है, सरकम एंगल है, इसी आर का ये सेंट्रल एंगल है, इसी आर का दूसरा सरकम एंगल ये है। मैंने बोला जो सरकम एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका मतलब y किसके इक्वल है, 25 के। यहां से y की वैल्यू भी हमने निकाल ली और x की भी निकाल सकते हैं। अगर ये सरकम एंगल 25 है तो x उसका क्या होगा, डबल होगा, तो x कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है वो सरकम एंगल से डबल होता है। अब देखें ये एंगल कौन सा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल सरकम एंगल से डबल होता है। अच्छा, ये भी कौन सा है, सरकम एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि उनकी आर्क सेम है, क्योंकि सेम आर्क पे तीनों एंगल बन रहे हैं। अब देखिए ए बी आर्क है, उसका सेंट्रल एंगल एक्स, फिर ए बी आर्क का ये सरकम एंगल है, सेम उसी ए बी आर का ये सरकम एंगल है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी जैसा है, उसमें शायद वाई की वैल्यू निकालनी है। इस एमसीक्यूज में हमने क्या फाइंड करना था, एक्स।
x की वैल्यू निकल आई। एक और एमसीक्यूज है, उसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम यही क्वेश्चन है, यही शगल है, फिगर है, उसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसी एमसीक्यूज में हमने 2 एमसीक्यूज कर लिए। ठीक है, दिखाएं जरा। 5वें नंबर पे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चौथे नंबर पे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने जो चौथा एमसीक्यूज है उस पे टिक करना है आपने। किस पे? जी, सी पे टिक करना है, क्योंकि उसमें हमने फाइंड y किया है। जो 5वें नंबर पे एमसीक्यूज है उस पे हमने किस पे टिक किया? y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें b पे आपने टिक करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 6 नंबर पे जो एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 12 के लिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसमें एक डायग्राम दे रखी है, एक सर्कल है और उसमें एक एंगल x फाइंड करना है। ये आपको डायग्राम जरूर मेंशन की होगी। इसमें ये सेंटर है, इस तरीके से ये आपका स्ट्रेट लाइन n, ये आपका पॉइंट B है, ये A पॉइंट, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट C, 2BX, ये 2B एंगल है, और ये बीच का एंगल जो अंदर का एंगल x है, ये बाहर का एंगल 2B है, और ये एंगल भी आपका B है। तो हमने यहां पे फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है x की वैल्यू। उसने इस एमसीक्यूज में x की वैल्यू को पूछा है, तो हम x को फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम थोड़ी सी टेक्निक्स का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स आप बताइए, अगर ये x एंगल है, ये B एंगल है, और एक और एंगल, सॉरी ये 64 एंगल भी दे रखा है। अब गौर कीजिए जरा, अगर यहां तक एंगल 64 हो और आगे वाला एंगल B हो, तो इसका मतलब ये पूरा एक हाफ राउंड बन जाता है, 180 का एंगल बन जाता है। हमें पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो और एक लाइन यूं इंक्लाइंड हो, ये एंगल आपका 64 हो और नेक्स्ट एंगल आपका B हो, तो फिर इसका क्या मतलब है कि B में 64 ऐड करें तो ये कितना बन गया? 180। क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में, ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इनका सम कितना है? 180। क्योंकि यहां से लेके यहां तक एंगल स्ट्रेट एंगल बनता है, जिसे 180 का एंगल कहते हैं। तो फिर ये B प्लस 64 किसके बराबर हो जाता है? 180 के। बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसको मजीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, ये कितना एंगल है? 180 का। लिहाजा B को 64 में ऐड करके किसके बराबर रख सकते हैं? 180। तो यहां से B की वैल्यू क्या आएगी? 180 में से 64 माइनस कर लें जी, 116। सो B हमने फाइंड कर लिया 116। तो स्टूडेंट्स आपने इस B की वैल्यू 116 को इसमें पुट कर देना है, तो 2B वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, जैसे 2B को फाइंड करना हो तो 2 वैसे का वैसा, B की वैल्यू जो मैंने अभी कैलकुलेट की है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो 2B कितना हो जाएगा? 116 का ट्वाइस ले लें, 232। तो यहाँ से आप B की वैल्यू तो खैर पहले निकाली हुई है हमने, 2B की वैल्यू निकाली है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना निकला है? 232। अब आप इसको रेज करके 232 लगा दें। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताएं कि ये एक यहां से लेके यहां तक पूरा एक राउंड एंगल होता है, ये कितना होता है? 360। अब यहां से यहां तक है 232, इसका मतलब पूरा राउंड कितना है? 360। अब ये x कितना बच जाएगा? ये जो अंदर वाला एंगल है, आप पूरे राउंड में से यानी 360 के एंगल में से 232 के एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच वाला x आ जाएगा। और तो ये x कैसे आएगा? 360 में से आप यहां साइड पे ये अमल कर सकते हैं, इसमें 232 माइनस कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है जी? 128। सो इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 128। हमने इसी x को फाइंड आउट करना था और उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, तो आपने 128 पे टिक कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने। 7th नंबर का जो एमसीक्यूज है उसकी तरफ आते हैं। 7 पे बिल्कुल इसमें भी एक सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर ओ है और ये एंगल दिया हुआ है 110 और यहां पर ये एंगल दिया है x, तो हमने ये x फाइंड करना है। आप स्टूडेंट्स यहां पर एक एडिशनल काम करेंगे हम कि एक सरकम एंगल लेंगे, इस ओक से ऊपर सरकम एंगल जाहिर है वो तो सरकमफ्रेंस पे ही आएगा। तो हमने एक पॉइंट लिया ये ए, इस ए को इससे मिलाया, इस ए को इससे मिलाया, ये एक सरकम एंगल लिया। तो हमें पता है अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा, उसका हाफ होगा। कितना बनेगा ये 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि किसी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और उसके चारों वर्टिसेस में से सर्कल पास करें। सुन रहे हैं आप कि किसी सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो कि जिसके चारों कोनों में से सर्कल पास करे, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा। मसलन अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा 180 के। इज इट क्लियर। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई भी कितना होगा 180, यानी ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 और टोटल सम कितना होगा 360। ये रूल है बेसिक। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि अगर ये एंगल सपोज 80 का है तो ये क्या होगा 100 का, चूंकि इनका सम 180 से ना तो इंक्रीज करना चाहिए ना डिक्रीज करना चाहिए, एग्जैक्टली 180 आना चाहिए। ये रूल है। तो इसी तरीके से अब मैंने ये जो एक सरकम एंगल लिया है इसकी कोई खास वजह है। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास अगर मैं गौर करूं, मैं इनके नेम रख लेता हूं ताकि बात वाजे हो। बी सी डी, अब देखें बी सी डी ए या ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। गौर करें, क्वाड्रिलेटरल है ना, चार इसके कोने हैं। चले मैं इसको वाज़ेह करने के लिए अलग सी डायग्राम बनाता हूं। देखें स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट आपका क्या है सी। आप गौर करें, क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है? 1 2 3 4 4 वर्टिसेस नहीं है, उनमें से सर्कल पास नहीं कर रहा। तो फिर इसका मतलब हुआ इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा, अगर ये 100 है तो ये क्या होगा 80। सपोज अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि इसका ऑपोजिट एंगल तो यही बनता है और इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा बनता है, ये वाला। फिर इनका सम भी कितना होना चाहिए 180। ऑपोजिट एंगल इसका कौन सा बनेगा, बीटा का अल्फा। अब जरा गौर करें, ये एंगल 55 है, ये एंगल x है, क्या 55 और x मिलके 180 नहीं हो जाएंगे? इस रूल के तहत आप देखें ना, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये जरूरी नहीं कि पैरेललोग्राम हो, जरूरी नहीं कि ये रंबस हो या काइट हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकती। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 कोने होने चाहिए बस। हां, ये कंफर्म है कि उनके ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, उनका सम कितना होगा 180 होगा। लिहाजा x में, अब ये छोड़ दें आप, ये 110 छोड़ दें, 110 से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है एंगल, मुझे ये एंगल चाहिए था। अब इस x में ये 55 ऐड करें तो कितना आता है 180।
अब 180 में से 55 को माइनस कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी 125 डिग्री। लो जी, हमने ये x फाइंड कर लिया 125 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये MCQs भी आपको समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर के MCQs की जान। तो स्टूडेंट्स 8वें नंबर के MCQs की जान बढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी एक सर्कल है और सर्कल के बीच ये डायमीटर और ये एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल, यहां पे कट्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये एंगल आपका x है और ये O पॉइंट है। हमने x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x। अच्छा, हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, तो वो कितने कितने के होते हैं? क्योंकि इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं। अब हो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकिन एंगल बीच में अगर 30 के होंगे तो वो इक्विलेटरल नहीं होगी, क्योंकि 30 3 बार ऐड करेंगे तो 180 नहीं बनेगा। एंगल वो होने चाहिए कि जिनका सम 180 रहे। तो 60 के अलावा ऐसा मुमकिन नहीं कि तीनों एंगल बराबर भी हो और उनका सम 180 भी हो। तो इसका मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल उनके तीनों एंगल इक्वल। और वैसे भी हमें पता है कि साइड्स इक्वल होने से उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसका मतलब फिर ये एंगल कितना हुआ? 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, अगर ये 60 का है तो ये कितना बचा? चूंकि टोटल ये 180 है। अब ये कितना एंगल होगा फिर? 180 में से 60 को माइनस कर दें, ये 60 एक्सक्लूड कर दें इसमें से, टोटल 180 में से, तो बाकी क्या बचता है? 120। सो ये एंगल कितना होगा यहां से लेके यहां तक? 120। समझ आ रही है बात की? अच्छा, अब क्या हुआ, मैं इस डायग्राम को और क्लियर कर देता हूं जी। ये तीनों कट्स, ये एंगल कौन सा है बेटे? 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। ये आपका क्या एंगल है? एक्स का। अच्छा, अब ये कितना आपने एंगल निकाला है? 120। ओके, चूंकि ये कैलकुलेट किया है 120 का एंगल आता है। अच्छा, अगर ये 120 का एंगल है तो ये कितना होगा जी? देखिए, हाँ 30 का होगा, एग्जैक्टली 30 का होगा। क्यों? चूंकि जब डायामीटर के एंड पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लिया जाए और उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो ये बीच का एंगल 90 का होता है। समझ आ गई बात की? क्या होता है? 90 का। इस लिहाज से ये एंगल कितना है? 30 का। अच्छा, अगर यूं बात नहीं समझनी, यूं समझ नहीं आ रही बात, तो इस बात को समझाने का एक और अंदाज भी है जी। क्या सर? स्टूडेंट्स, इसका नाम ओ रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, कोई नाम रख लें। अब ये जो ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है? क्या है भाई? ओ से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है? अच्छा, जब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x ही होगा। समझ आ रही बात की? अगर उस अंदाज से बात नहीं समझनी, अगर आप समझ गए ये कि 90 सर ये बनता है, इतना 60 है, ये 30 रह गया, इसका मतलब अगर ये एंगल 30 है तो फिर ये x भी 30 होगा। इस तरह भी बात को समझा जा सकता है। अगर इस बात को इस अंदाज से समझना चाहते हो कि सर O से A और O से B रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं, तो इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी बराबर होने चाहिए। अब ये x तो डायग्राम के अंदर है, अगर ये OA के सामने x एंगल है तो फिर OB के सामने भी x एंगल होगा। अब तवज्जो फरमाएं, ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है आपको। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। लिहाजा x प्लस 120 मेक्स 180। x और x होता है 2x
120 इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 में से 120 करें माइनस, ये बन गया 60 और x की वैल्यू क्या आ गई 30, चूंकि ये 260 पे डिवाइड हो गया। इस बात को यूं भी समझा जा सकता है। तो अब आपने किस पे टिक करना है 30 पे। मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज भी आपको दिलचस्प लगा होगा। तो चलते हैं अगले एमसीक्यूज की जानिब। तो स्टूडेंट्स 9th नंबर पे जो एमसीक्यूज है उसकी जानिब, उसमें भी एक सर्कल है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी जी, इसके ये डायगोनल्स, ये एंगल x है, ये एंगल आपका 30 है और बकिया एंगल आपने फाइंड करने, ये x फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है हमने, x फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए, आप फर्ज कर लें a से लेकर b तक ये आपकी आर्क है और ये अगर 30 सर्कम एंगल है तो ये सेंट्रल एंगल कितना होगा, ये 60 हो जाएगा। एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि सर्कम एंगल का हाफ, सॉरी ट्वाइस होता है सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल का हाफ होता है सर्कम एंगल। अच्छा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। अब ये कितना एंगल है, ये 90 का, चूंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हर कोने पे, हर वर्टेक्स पे एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब x और 30 दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के हर कोने पे एंगल 90 का है। अच्छा, तो ये फिर x कितना हो गया, 90 में से 30 निकाल दें, 60 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा, आसान है ये भी एमसीक्यूज। तो चलते हैं 10वें नंबर के एमसीक्यूज की जानिब, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू। स्टूडेंट्स 10th एमसीक्यूज हमारा इंतजार कर रहा है। 10th एमसीक्यूज में क्या करते हैं, एक सर्कल, बिल्कुल उसी तरह एक सर्कल है और ये इसकी डायग्राम है, ये आपका सेंटर है, इसमें एक सेंट्रल एंगल भी दे रखा है, सॉरी वो x है, वो फाइंड करना है। ये एंगल आपका है 20 डिग्री, ये एंगल आपका है 30 डिग्री, बस। और हमने x फाइंड करना है। ये आपका पॉइंट A है, ये B है और ये पॉइंट C है। तो इस तरीके से x फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम इसी तरह आपको मिलेगी, आपने एडिशनल काम करके इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सामने रखते हुए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे जहन में आ रहा है कि मैं C को इस O पॉइंट के साथ मिला दूं, तो जब मैं C को O से मिलाऊंगा, सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, आप इसको जरा सीधी करते हैं। चलिए, ये हमारे पास C को हमने O से क्या किया है, ज्वाइन। इससे क्या मिला। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर ये x एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है ना, अच्छा ये कितना एंगल होगा। अच्छा वैसे O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस, क्या ये बराबर नहीं है, बराबर है। अगर ये एंगल 20 है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहां तक एंगल 20 होगा। अच्छा, ये O से लेकर B तक का डिस्टेंस, O से लेकर C तक की लेंथ, सेम रेडियस, सेम रेडियाई है, इक्वल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इसका मतलब अगर ये 30 एंगल है तो ये एंगल भी 30 का होगा, क्योंकि अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल और इस साइड का ऑपोजिट एंगल आपस में ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 30 के। अच्छा, अब ये मिलके कितना एंगल बन गया, 30 और 20, स्टूडेंट्स 50 का एंगल है। अच्छा, अब ये सर्कम एंगल कितना है, 50 का। अब ये सेंट्रल एंगल कितना होगा, डबल होगा, हाफ नहीं होगा। अगर ये 50 है तो ये तो सर्कम एंगल है, और फिर सेंट्रल एंगल उसका क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो फिर x की बजाय यहां x 50 की बजाय x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी।
तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यूज भी आपको लगा होगा आसान और खासा दिलचस्प, बल्कि आज के जितने भी एमसीक्यूज थे बहुत मज़ेदार थे, लेकिन उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके यकीनन क्लियर हो चुके होंगे। और उनको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी एमसीक्यूज हैं बगैर किसी मेमोराइजेशन के आपने इन पर टिक करना है, समझे सोचे समझ सोच के। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप आसानी के साथ जब बोर्ड में आएंगे तो आप कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।